मैं भी मुंबई में जीएसटी इंस्पेक्टर हूँ सर, सेंट्रल जीएसटी में। कब से हैं? 2013 से सर। 13 से जीएसटी में है। यस सर। जीएसटी के थोड़ा बताइए तो, इसके संरचना किस प्रकार है अभी? जीएसटी 3 प्रकार का जीएसटी है सर। एक सेंट्रल जीएसटी जो सेंट्रल द्वारा लगाया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। दूसरा सर एसजीएसटी यानी स्टेट जीएसटी टैक्स, जो स्टेट द्वारा लगाया जाएगा सर, स्टेट द्वारा कलेक्ट किया जाएगा। एक आईजीएसटी जो सेंट्रल द्वारा कलेक्ट किया जाता है और सेंट्रल द्वारा बाद में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये जीएसटी की अवधारणा भारत में कब से आई थी? सर जीएसटी की अवधारणा सर अटल बिहारी वाजपेयी के समय लाया गया था। असीम दास गुप्ता द्वारा जो है इसका चेयरमैन गठित किया गया था, इसके सर चेकिंग करने के लिए मतलब। और असीम गुप्ता कौन थे? ये सीपीआई के नेता सर। कोई मंत्री भी थे? सर सॉरी, वित्त मंत्री बंगाल। अच्छा ये बताइए कि ये जीएसटी संसद में वित्त मंत्री द्वारा किस साल की बजट में सर्वप्रथम जीएसटी पर चर्चा हुई थी? सर याद नहीं आ रहा है। 6-7 के बजट में। अच्छा जीएसटी में जो अमेंडमेंट किया गया वो कौन सा अमेंडमेंट था? 101 सर, 101 में 100। और विधेयक कौन? 122 में सर। 122 में। इसमें जीएसटी काउंसिल का भी प्रावधान किया गया है। किस आर्टिकल में अमेंडमेंट करके या ऐड करके? सर 270A सर। 270? ए 279 है। ओ सॉरी सर 279। 270। अच्छा जीएसटी की सर्वप्रथम फ्रांस में लागू हुआ। यस सर। अब तो बहुत सारे देशों में लागू हो गया है। तो विश्व बैंक ने एक बार 1-1.5 साल पहले एक आलोचना की थी भारत के जीएसटी के संदर्भ में कि चिल्ली के बाद सबसे असहज यानी कठोर जीएसटी भारत में है। यस सर। इस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं सर, स्टार्टिंग पीरियड एक्चुअली था, तो उस कारण थोड़ा सा लोगों को इम्प्लीमेंट करने में जो सरकार द्वारा जो है लोगों को समझने में दिक्कत हुई। हम बोलते रहिए। उसकी वजह से दिक्कत हुई। नहीं, हम ये कहना चाहते हैं कि विश्व बैंक ने आलोचना की थी कि चिल्ली के बाद सबसे जटिल प्रक्रिया जो है जीएसटी की भारत में है। यस सर। तो इसमें क्या जटिल प्रक्रिया क्या रही? इसमें क्या माने ऐसा बात था कि इस तरह का जटिल प्रक्रिया के संदर्भ में कर सकते हैं सर। उसमें रेट ऑफ टैक्स जो है काफ़ी वैरायटी ऑफ रेट ऑफ टैक्स है। कहीं 0% है, कहीं 5% है, कहीं 12% है। जो स्लैब है काफ़ी जो ज़्यादा है, जो सिंगल इसका जो 1 स्लैब 0% तो ज़्यादा नहीं हुआ, 5% भी 5%, 18%, 28% है सर। हाँ 5 भाग में है ना। तो इसमें माने क्या है, इसमें कहने का उद्देश्य क्या था? इसमें ये जो स्लैब का जो ग्रुप बनाया गया था वस्तु और सेवा का, उस संदर्भ में आपसे हम कुछ जानना चाहते हैं। क्या कहा गया था विश्व बैंक द्वारा कि जो ग्रुप में जिस समूह में रखा गया है वस्तु सब का, उस ग्रुप में कुछ ऐसे वस्तु हैं जिस पर टैक्स 18% या 12% लग रही है, वास्तव में उतना नहीं लगना चाहिए। इस संदर्भ में बताइए। अच्छा ये बताइए कि जीएसटी में और क्या क्या सुधार होना चाहिए? जीएसटी में सर सुधार किया जा सकता है कि इम्प्लीमेशन के तौर पर जो सवाल भी को देखिए। इम्प्लीमेशन के तौर पर किया जा सकता है, जैसे कि टेक्निकल कुछ एस्पेक्ट है, जैसे जो रजिस्ट्रेशन करने का जो मैकेनिज्म है जीएसटी है वो काफ़ी स्लो है सर, काफ़ी उसमें सबके लिए तो काफ़ी कार्य कर लिया है सरकार। धीरे धीरे अभी और उसमें सुधार करने की जरूरत है सर। दूसरा ई इनवॉइसिंग करने की जरूरत है। आजकल जो जीएसटी फ्रॉड हो जा रहा है, इवेजन हो जा रहा है, इसके लिए भी उसको रोकने के लिए भी किया सकता है सर। ठीक है, जब सर पूछे ना तो जो पूछे उनको मैक्सिमम और दूसरे सर को भी देखना है। बढ़िया बता। क्या आपके दृष्टि से देश जीएसटी के लिए तैयार था? सर किसी भी नया टैक्स जो भी आता है उसके लिए थोड़ा सा लोगों को टाइम लगता है सर। कह सकते हैं कि पहले से भी जीएसटी जो था उसमें गुड्स और सर्विस टैक्स जो भी है, वो गुड्स मतलब एक्साइज टैक्स पहले से भी लागू था और सर्विस टैक्स भी जो पहले से है। लेकिन सरकार ने जिस प्रकार नियमों को प्रतिदिन परिवर्तित किया नोटबंदी के तरह, तो लगा कि सरकार की तैयारियां ही अपूर्ण थी। नहीं सर, ऐसा नहीं कह सकता सर। कोई भी लॉ में जो है अमेंडमेंट जो लोगों के अनुसार किया जा सकता है। अगर लोगों को कठिनाई हो रही है उसके अकॉर्डिंग जो है उसने अमेंडमेंट किया जा सकता है। इससे संविधान में हमको देख सकता है कि स्टार्टिंग में जो हमारा संविधान बना था तो कुछ इतने मतलब आज जो है अमेंडमेंट करते करते जो है 444 अनुच्छेद हो चुके हैं, मतलब 122 अमेंडमेंट हो चुके हैं। तो इससे पता चलता है कि कुछ लोग अगर कुछ कमी है उसमें है तो उसको सुधार करने की जरूरत हो सकती है सर। आपने पोस्ट प्रेफरेंस क्या दिया है? सर बिहार प्रशासनिक सेवा, बिहार पुलिस सेवा, बिहार निबंधन सेवा। आप ग्रेजुएशन किस विषय से किया है? या हिस्ट्री सर। हिस्ट्री से। प्रोटो हिस्ट्री क्या होता है? क्या सर? प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री सॉरी सर। आद्य इतिहास। अच्छा सर, याद नहीं आ रहा सर। अच्छा,
इतिहास में कौन सा सेक्शन आपका बेहतर है जहाँ से आप प्रश्न पूछे जाए? प्राचीन भारत से। प्राचीन भारत। अच्छा, जब मौर्य साम्राज्य यस सर। समाप्त हुआ यस सर। तो उसके शासक की हत्या कर दी गई थी, यस सर। बृहद्रथ की। यस सर। सेना के सामने हत्या की गई, यस सर। सेना का परेड था, Yes, sir. उसके सामने हत्या की। सेना ने भी कोई रिएक्ट नहीं किया, जनता ने भी कोई रिएक्ट नहीं, प्रजा ने भी कोई रिएक्ट नहीं किया। तो क्या था वो, एक सेनापति की महत्वाकांक्षा थी या फिर एक काउंटर रिवोल्यूशन था जो वैदिक धर्म के खिलाफ, जो एक बौद्ध का मूवमेंट शुरू हुआ, वैदिक धर्म के खिलाफ जो एक बौद्ध का मूवमेंट, एक रिफॉर्म शुरू हुआ, तो वो काउंटर रिवोल्यूशन था या फिर एक सिर्फ सेनापति की महत्वाकांक्षा थी? नहीं, काउंटर रिवोल्यूशन नहीं कर सकते। सेनापति की महत्वाकांक्षा थी क्योंकि जो शासक थे वो काफ़ी कमजोर थे, इसका और सेनापति के नेतृत्व में जो सारी सेना रहती। लेकिन अगर शासक कमजोर थे तो सेना ने क्यों नहीं रिएक्ट किया? एक से राजा की हत्या हो जाती है और सेना चुपचाप खड़ी रहती है, सॉरी सर। प्रजा ने भी कोई रिएक्ट नहीं किया। और जब पुष्यमित्र शुंग राजा बने तो उन्होंने बुद्ध से संबंधित यानी बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी स्मृति चिन्ह थे उसको मिटाने का प्रयास किया। तो ये तो काउंटर रिवोल्यूशन ही कह सकते हैं ना कि आखिरकार जब एक सिर्फ राज्य प्राप्त करना था तो फिर इस तरह के स्मृति चिन्हों के, धर्म विशेष से संबंधित स्मृति चिन्हों को मिटाने की क्या आवश्यकता थी? सॉरी सर। या इसके बारे में अशोक या अकबर महान आप किसे मानते हैं? सर दोनों अपने अपने काल में महान कर सकते हैं सर, क्योंकि अशोक का जो कालखंड है उसमें जो है उसने युद्ध की जगह जो है हिंसा की नीति को अपनाया और जो पैतृक राजवंश मतलब निरंकुश राजवंश की जगह जो है पैतृक राजवंश को स्थापित किया। तो एक प्रकार से उसमें कर सकते हैं। साथ साथ उसने जो है विदेश नीति को अपने जो स्थापित किया, विदेशों के साथ संबंध स्थापित किया, उस हिसाब से उसको कह सकते हैं कि वो भी एक महान शासक थे। और साथ साथ अशोक ने कभी साम्राज्यवाद को तो छोड़ा नहीं सर, साम्राज्यवाद उसने हिंसावादी नीति से साम्राज्यवाद को स्थापित करने की कोशिश की सब डिप्लोमेसी। नहीं, अब जीवन भर साम्राज्यवादी रहा वो। नहीं सर, जीवन भर साम्राज्यवादी रहा। साम्राज्यवाद उसको उसका धर्म नीति एक प्रकार से साम्राज्यवाद लोग में नैतिक आचार विचार जो है डेवलप करके उसको डेवलप करके। कलिंग युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा उसके जीवन पर? कलिंग युद्ध की वजह, कलिंग युद्ध में लोगों की मारकाट हुई थी जिसमें काफ़ी लोग की मृत्यु हो गई थी। उसकी वजह से जो है उसने हिंसा की नीति छोड़कर जो है अहिंसा की नीति को अपनाया सर। तो कलिंग को आज़ाद क्यों नहीं कर दिया? अगर उसका हृदय परिवर्तन हो गया तो उसने कलिंग को आज़ाद क्यों नहीं किया? 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाया, निर्वासित कर दिया कलिंग से, तो फिर उनको वापस क्यों नहीं भेज दिया अगर हृदय ही परिवर्तन हो गया था? सॉरी सर।